तो हम लोग देख रहे थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए एंड बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है और ए को बी से अगर हम डिवाइड करें तो दो पॉजिटिव इंटीजर और आएगा, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, और वो सेटिस्फाई करेगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, विच इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर विल बी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, दैट इज डिवाइजर। डिवाइजर से क्या होगा, बी हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। नाउ विल मूव टू दी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम समझने से पहले हमें समझना चाहिए एल्गोरिदम किसे कहते हैं, एल्गोरिदम किसे कहते हैं, ठीक है ना। एल्गोरिदम किसे कहते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम इज नथिंग, it is simply a step procedure to solve any problems. It is an step by step procedure, step by step procedure to solve any problem, to solve any mathematical problem, to solve any mathematical प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम एल्गोरिदम का यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम वर्ड आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम कहते हैं किसको है, ठीक है। तो ऐसे ही यूक्लिड्स ने भी HCF, एक प्रॉब्लम है HCF फाइंड करना किसी भी दो नंबर का, तो HCF को फाइंड करने के लिए क्या कहा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया। याद रखें सिर्फ स्टेप का नाम एल्गोरिदम है, लेकिन जो स्टेप हम अप्लाई करेंगे वो मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यूक्लिड्स ने क्या बताया, दो नंबर के HCF को फाइंड करने के लिए, दो नंबर के HCF को फाइंड करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया, जिसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू नंबर से A एंड B विद A ग्रेटर देन B है, मतलब A B से बड़ा है, तो है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, स्टेप, ये तो एल्गोरिदम का मतलब था, अब है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, बेसिकली इट इज एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इट इज एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर to find the HCF of any two positive integer। मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी दो पॉजिटिव नंबर के HCF निकालने के लिए, दो पॉजिटिव नंबर के HCF निकालने के लिए। सपोज करें, तो स्टेप बाय स्टेप क्या है, तो ये स्टेप ये कहता है कि इफ हमारे पास, अगर हमारे पास A और B जो है दो पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सच दैट A इज ग्रेटर देन B, सच दैट A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका पहला स्टेप है HCF निकालने का, कि हम इस A और B पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, A एंड B दो पॉजिटिव इंटीजर है, A एंड B दो पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर विल एग्जिस्ट Q एंड R बाय दिस कॉन्सेप्ट, और उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पर R का क्या मतलब था,
आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, यही होता था ना। तो इस स्टेप को अप्लाई करने के बाद, इस स्टेप को अप्लाई करने के बाद फिर स्टेप 2 में हमें चेक करना है कि स्टेप 1 में जो था आर 0 था या कुछ और था, आर 0 था या कुछ और था। अगर आर 0 है ना, अगर आर 0 है मतलब इफ आर इज 0 देन द डिवाइजर विच इज बी, देन बी विल बी HCF of A and B, then B will be HCF of A and B। अगर R 0 हो गया तो HCF हो जाएगा। अगर R 0 नहीं हुआ, if R is not equal to 0, अगर R 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर से अब अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। अब किस पर अप्लाई करेंगे? जो पिछले मतलब डिवीजन लेमा में बी था, मतलब बी और जो रिमाइंडर था आर, उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो हम जानते हैं आर तो हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। आर क्या होता है? हमेशा बी से छोटा होता है। तो फिर बी और आर पे लगाएंगे तो फिर अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, डिवाइजर और क्वोशिएंट आएगा, वहां पर फिर डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा। फिर अगले स्टेप में क्या देखेंगे कि अगर जीरो आर 0 आ गया तो उस स्टेप का डिवाइजर जो होगा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर नहीं आया ये स्टेप बार बार रिपीट करेंगे, ये बार बार HCF रिपीट करेंगे जब तक के रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक के रिमाइंडर 0 ना आ जाए। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन कंसीडर करूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास सपोज कर लीजिए हमारे पास 2 नंबर है, से क्वेश्चन ले ले हम, use Euclid division algorithm to find the HCF of 225 and 135। 225 and 135 का HCF निकालने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है। तो हमने क्या कहा था, तो हमारे पास A की जगह क्या है 225 और B की जगह है 135, क्योंकि A को B से बड़ा कंसिडर करना है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, 225 और 135 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देन देयर विल एग्जिस्ट 2 मोर पॉजिटिव इंटीजर, है ना, Q एंड R, दैट इज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर तो हमें निकालना पड़ेगा, वो क्या होगा 135 अपॉन 225, डिवाइड करेंगे 1 टाइम में होगा तो क्या हो जाएगा 135, रिमाइंडर आएगा यहाँ से 0, 12 माइनस 3 इज 9, 90। ओके, तो यहाँ A और B की वजह से क्या आ गया, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या आ गया 1 एंड 90। देन इट विल सेटिस्फाई 225 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो स्टेप 1 हो गया ये। स्टेप 2 में क्या करना था, हमें चेक करना था R क्या है हमारा 90 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे ही R 0 के रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं हुआ तो अब इस 90 और 135 इसके बीच में क्या लगाना है, फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है। यहाँ पर हमने क्या किया, स्टेप 1 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा दिया, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया। एल्गोरिदम तो सिर्फ ये स्टेप है, ये जो स्टेप हम नंबर लिख रहे हैं स्टेप, दैट इज एल्गोरिदम। तो पहले पर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया, ये आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, फिर से इस रिमाइंडर, उस रिमाइंडर क्या करेंगे, उस रिमाइंडर पर और जो डिवाइजर था, डिवाइजर इसका क्या था 135, इस पे क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो 135 अप्लाइंग EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 135 एंड रिमाइंडर 90, तो क्या आ जाएगा, तो दो फिर से दो क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो 90 और 135 डिवाइड करेंगे कितना, 90 1 जा 90, कैंसिल आउट करें तो आएगा 5, फ्रॉम हेयर यू विल गेट 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 135 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 90 इनटू क्वोशिएंट दैट इज 1 प्लस रिमाइंडर विच इज 45। फिर से चेक करें स्टेप 3 के अंदर, फिर से हम स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टेप 3 में हम क्या देख रहे हैं, अगेन R इज 45, फिर से रिमाइंडर क्या है 0 के बराबर नहीं है,
तो फिर से जो प्रोसीजर ऊपर किया था उसको रिपीट करेंगे, मतलब 145 और जो इस स्टेप का डिवाइजर है दैट इज 90, फिर उस पर हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा अप्लाइंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा ऑन 90 एंड 45, 90 एंड 45, द रिजल्ट विल बी 45 टू द 90, दैट विल कैंसिल आउट। यहाँ से क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो अब स्टेप 4 में हम क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर क्या हमारा 0 है। जैसे ही क्या कहा था, जो रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसी केस का डिवाइजर जो है क्या होगा हमारा HCF होगा। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो इस केस में हमारा डिवाइजर क्या था 45, यहाँ से आप देख सकते हैं, दैट्स वाई HCF इज 45। और यूक्लिड के इस डिवीजन लेमा के एल्गोरिदम की इस लंबी कहानी को देखें तो कुछ और नहीं है, जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालते थे वही है। यहाँ से आप गौर कर सकते हैं, हर स्टेप को ऐसे लिखना है, फिर अगले स्टेप को ऐसे लिखना है, फिर लास्ट स्टेप को ऐसे लिखना है। जब तक 0 नहीं आता था आप डिवाइड करते रहते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ठीक है ना। स्प्लिट डिवीजन एल्गोरिदम कुछ और नहीं है, यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो आप पिछली क्लास में कर चुके थे, बस उसके कहने का जो नजरिया था वो डायरेक्टली ऐसे इस फॉर्म में था, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट जो है हम बच्चों क्लास को में जब जो हम पढ़ाते हैं क्या HCF निकालना, तो वहां पर सिंपली कह देते हैं जो रिमाइंडर आए उससे डिवाइजर को डिवाइड करते रहो। ये चीजें यहीं से आई है, ठीक है ना। यूक्लिड्स का जो ये कॉन्सेप्ट था यहीं से आया है, क्योंकि वो क्लास बहुत छोटी होती तो वहां पर हम इन चीजों को डिस्कस नहीं करते। तो अगर आपको क्वेश्चन आए यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 225 एंड 135 या कोई और नंबर हो, तो आपको हर स्टेप को ऐसे दिखाना है। भले ही आप हेल्प के लिए रफ पर जो है रफ पेज पर आप ऐसा कर सकते हैं, या लोअर क्लास में है तो HCF इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ही ये हो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करो तो आपको ऐसे ही हर स्टेप लिख करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इसी पर बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that any positive integer odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 और 6q plus 5 इसकी फॉर्म में है। हमें ये क्या करना है, शो करना है कि पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो किसकी फॉर्म है 6q plus 1 6q plus 3, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो वो है 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म होगा, जहां पर q जो है हमारा कोई भी इंटीजर है, जो q है क्या है हमारा कोई भी इंटीजर है, ठीक है, q क्या हमारा कोई भी इंटीजर है। तो जरा इनको सॉल्व करें, क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्या कहा इन्होंने, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम क्या कर लें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड अब ये एनी पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम दूसरा, अगर हम इस a को 6 से डिवाइड करें, क्या करें 6 से डिवाइड करें, तो ऑन डिवाइडिंग a बाय 6, तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, a एक पॉजिटिव इंटीजर 6 दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से देयर विल एग्जिस्ट 2 मोर पॉजिटिव इंटीजर q एंड r, तो वहां पर 2 मोर पॉजिटिव इंटीजर और क्या आएगा q एंड r, है ना। So let a be any positive integer, on dividing a by 6 there will exist 2 more positive integer
है ना, क्या, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, है ना, और वो क्या करेगा, एक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, लेकिन r की कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 0 होगी बट लेस देन 6 होगी, है ना, ग्रेटर देन 0 होगी बट लेस देन 6 होगी, जहां पर इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं r की क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, इसको इक्वेशन 1 कर दे रहा हूं, r की क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है इसके हिसाब से, आइदर r विल बी 0 और इट विल बी 1, क्योंकि 1 जो है 6 से छोटा है, 2, 3, 4, 5, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसके लिए, आर के लिए, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसके लिए, आर के लिए, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है नहीं। तब मैं क्या कर रहा हूं, केस फर्स्ट, अगर आर 0 होता, मतलब रिमाइंडर 0 होता, तो ये इक्वेशन कैसी दिखती, a इज इक्वल टू 6q, और जैसे ही हमने लिखा a इज इक्वल टू 6q, तो आप देख सकते हैं 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q, और 2 इंटू 3q का मतलब याद कीजिए, आप लिखते थे 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 है, तो 2 भी 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है। सिमिलरली a इज इक्वल टू 6q है और 6q इस फॉर्म में है, तो क्या है, 2 इसका फैक्टर है, मतलब a जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, a जो है क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि a के फैक्टर में 2 आ रहा है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम, इवन, मतलब ये क्या है, 6q क्या है, इवन है, ठीक है ना, 6q क्या है, इवन है। अब हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई कि 6q इवन है, ठीक है, तो अब आगे याद रखेंगे कि इवन में जब हम ऑड ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, ऑड होता है, और इवन में जब इवन ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, इवन होता है। इस कॉन्सेप्ट का आगे हम यूज करेंगे। ये पता चल गया 6q क्या है, इवन है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 है तो इवन हो सकता है। तो केस सेकंड तो केस सेकंड में हम क्या रखेंगे, रिमाइंडर 0, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ r इक्वल टू 0 पुट किया था, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, और अभी हमने देखा था 6q क्या था, इवन, और इवन में ऑड ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ऑड, दैट इज ऑड। केस थर्ड क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, r इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, 2, तो आ जाएगा क्या, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, इवन में इवन ऐड करते तो रिजल्ट क्या आता है, इवन, जो कि क्या है, इवन है। केस थर्ड, केस फोर्थ में हम क्या रखेंगे, यहाँ तो r हमने क्या रखा था, 2 रखा था, यहाँ क्या रखेंगे, r इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, इवन प्लस ऑड इज ऑड, ये रिजल्ट क्या है, ऑड है, ये रिजल्ट क्या है आपका, ऑड है, ठीक है ना, ये रिजल्ट क्या है आपका, ऑड है, ठीक है ना। केस फिफ्थ हो गया, केस फोर्थ हो गया, फिफ्थ कैसे क्या रखेंगे, r इज इक्वल टू 4, जैसे r इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, 6q इवन था, इवन प्लस इवन, रिजल्ट क्या होगा, इवन होगा। ऐसे ही केस 6 के अंदर क्या देख रहे हैं, r की वैल्यू क्या है, 5 है, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज हम देख लें कि a इज इक्वल टू 6q इवन है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 इवन है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 इवन है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 क्या है, इवन है, ठीक है ना, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 क्या है, इवन है। लेकिन ओड वाला केस कौन कौन सा है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। मतलब हमने एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किया था, तो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी तो इवन और दोनों हो सकता है, तो इसमें जो भी एक ही ऑड की केस था, ऑड का केस था, वो क्या है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। और यही कहा था उन्होंने कि अगर आप कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, है ना, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, तो ऑड जो होगा
6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म होगी, जहां पर q क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा। यहाँ पर भी q क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। q क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। नाउ विल मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। वी विल मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is of the form 6q use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अदरवाइज गलती कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए कंसिडर कर रहा हूं क्या, एक नया पेज तुम्हारे पास है क्या, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर, ठीक है ना, उसका स्क्वायर जो किस फॉर्म में होगा, 3m + 1 की फॉर्म में होगा। तो हम क्या मान लें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर on dividing a by 3 we have another positive integer q and r, है ना, by Euclid's डिवीजन लेमा, ऐसा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट विल सेटिस्फाई रिलेशन a = 3q + r, जहां पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, क्योंकि r की कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, तो लेस देन 3 तो यही पॉसिबिलिटी है। तो ये r = 0 के केस में क्या हो जाएगा, a = 3q। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, इसका स्क्वायर को स्टडी करना है। खैर, तो मैं बारी बारी आऊंगा। r = 1 की केस में क्या हो जाएगा, a = 3q + 1, r = 2 की केस में क्या हो जाएगा, a = 3q + 2। लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी स्क्वायर को स्टडी करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये बताओ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो उनके लिए यही 3 केस पॉसिबल है। तो हम बारी बारी से इन तीनों केस को स्टडी कर लें स्क्वायर करके और देख लें वो इस फॉर्म में है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में हो गया तो हम कहेंगे ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो जरा हम इसको क्या करें, स्क्वायर करके चेक करते हैं। स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं हम लोग, इनको चेक कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट को पहले हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इट विल बिकम a² = 9q², ठीक है। अगर हम q पॉजिटिव इंटीजर था तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो q² पॉजिटिव इंटीजर है, q² को अगर हम m से रिप्लेस कर दें, क्योंकि m क्या था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, तो q² इंटीजर है, तो q² क्या कह सकते हैं हम, कि m कह सकते हैं उनको, क्योंकि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था। तो दैट विल बिकम 9m, या इसको ऐसा लिख लें, 3q² को हम m कह दें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3q²। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m, दैट विल बिकम 3m। तो r = 0 की केस में तो पता चल गया ये 3m की फॉर्म है, ठीक। अब नेक्स्ट केस r = 1 का केस, r = 1 के केस में क्या है, a = 3q + 1, क्या कहा, उसका स्क्वायर जो है 3m और 3m + 1 की फॉर्म होगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट a² = 9q² प्लस a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a² + 2ab + b²। यहाँ से आप देखिए इन दोनों पार्ट में आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 =
3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, q इंटीजर 2 इंटीजर उसका प्रोडक्ट इंटीजर, q इंटीजर उसका स्क्वायर इंटीजर होगा पॉजिटिव और उसका प्रोडक्ट 3 से इंटीजर, मतलब ये पूरा पार्ट क्या है इंटीजर है। तो इस पूरे पार्ट को अगर हम m से रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था तो कोई किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम m कह सकते हैं, ये भी एक इंटीजर इसको हम m कह दे रहे हैं। यहाँ से क्या आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म, मतलब ये भी बात सही है, उन्होंने कहा आइदर इट विल बिकम दिस टाइप और दिस टाइप। अभी एक केस और बचा है, शायद वहाँ गलत हो जाए, तो हम क्या कर लें इस थर्ड केस को कंसिडर करें कि क्या आ जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फ्रॉम हेयर यू विल गेट 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर that is 4 and plus 2ab that is 2 3 are 6 2 are 12 क्यूब। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, 4 को हम लिख सकते हैं क्या ऐसे 3 प्लस 1, तो मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इस वाले पार्ट में मैं कॉमन ले लूँ 3, तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 बाहर, ये वाला प्लस 1 है, ये क्या होगा इंटीजर होगा जिस तरह से यहाँ पर इंटीजर हुआ था। तो वी विल रिप्लेस दिस इंटीजर बाय m, दैट विल बिकम 3m प्लस 1, क्योंकि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, इंटीजर का स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही रहता है, हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव ही रहता है। इसलिए ये 3m भी क्या हो जाएगा कैसी फॉर्म हो जाएगी इसकी 3m प्लस 1 की फॉर्म हो जाएगी। तो इस पॉजिटिव इंटीजर के लिए 3 कंडीशन पॉसिबल था, ये और ये, हमने तीनों का स्क्वायर करके देख लिया, तीनों के तीनों आइदर 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म है। इसलिए ये जो बात है ये प्रूफ हो गई क्या कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो आइदर जो है 3m की फॉर्म होगी या 3m प्लस 1 की फॉर्म होगी फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m जहां पर m कोई इंटीजर होगा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स in the next lecture. Thank you. We will meet in the next lecture.